जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ में 5 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। आप लोगों के सुझाव के आधार पर कुछ बदलाव हमने हमारे सेशन में किए। उम्मीद है वो आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि उसके बाद ये सेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए और ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें और समझे कि किस तरह से किसी न्यूज को कवर करके करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट किया जा सकता है, वो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। क्योंकि सेशन के लिए 1.5 से 2 घंटे के कोई सेशन रेगुलर अटेंड करने की आवश्यकता करंट अफेयर के लिए तो शायद नहीं होती। शुरुआत करते हैं आज के दिन की और बात करते हैं 5 सितंबर के बीच में। 5 सितंबर जो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से सेलिब्रेट होने वाला है। भारत का एक दक्षिणी राज्य केरल, वहां पर सेलिब्रेट किया जाने वाला है वहां का राज्य त्योहार ओणम। ओणम जो वहां के राजा महाबली, जो एक समय केरल के राज करते थे, उनके लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाबली ओणम वाले समय में वो पुनः केरल आते हैं अपने लोगों के लिए और उन्हीं सी चीज को सेलिब्रेट किया जाता है ओणम के रूप में। तो लोग जो ओणम से डील करते हैं उन सबको कल्पाक्ष आईएएस की तरफ से ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही दूसरी अगर बात कर दी जाए तो आज जन्म तिथि है भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन सभी शिक्षकों को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को उनके करियर में एक नई दिशा देने में मदद कर रहे हैं, उन सभी को कल्पाक्ष आईएएस की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। वही तीसरी अगर देखा जाए तो भारत में एक समुदाय जो है वो मनाने वाला है ईद मिलाद उद नबी। ये सेलिब्रेट की जाती है प्रॉफेट मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में। सो भारत जो डिफरेंट कहा जाता है, एक अनेकताओं में एकता का देश, जहां अलग अलग समय पर एक ही फेस्टिवल है या एक ही दिन अलग अलग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होने वाले। चलिए, ये तो एक तरफ था जहां ओणम से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते बात करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में। आप लोगों से लास्ट टाइम मेरी चर्चा हुई थी और हमने बताया था कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया में 3 दिन विजिट पे है। 3 दिनों का विजिट खत्म हो जाने के बाद दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। किसी भी विजिट के बाद में ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इसी में ये बताया जाता है कि दोनों देश आने वाले समय में किस तरह से काम करने वाले हैं, किन दायरों में काम करने वाले। सो सिंगापुर और भारत वर्तमान में अपनी डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसका 60वां वर्ष जो है उस आधार पर मना रहे हैं। और वहीं पर दोनों ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, बात की, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। अगर इस न्यूज को एनालिसिस किया जाए तो कुल 8 ऐसे मुद्दे निकाले गए जहां पर हम इसमें दोनों देश आने वाले समय में काम करने वाले। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुख्य बिंदु की पॉइंट्स फॉर एग्जाम यहां से निकलकर आता है कि भारत सिंगापुर संयुक्त कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर संयुक्त वक्तव्य मतलब ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया। दोनों देश अपने कूटनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 60वां वर्ष जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 8 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें आर्थिक सहयोग प्रमुख है। आर्थिक सहयोग में एक तरफ जहां इन्वेस्टमेंट की बात की है, वहीं दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए बात की गई और ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे। फिर आपका कौशल विकास, जहां हम बात करें स्किल डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन। देन डिजिटलाइजेशन में अगर बात करें तो जो भारत का यूपीआई सिस्टम नेटवर्क है उसको और एनहांस करने की, उसे बढ़ाने की चर्चा हुई है। सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य एंड शिक्षा, स्वास्थ्य में आपका एजुकेशन एंड हेल्थ एंड मेडिसिन, सांस्कृतिक एंड जन संपर्क और रक्षा और सुरक्षा, आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर भी बात की थी। ये वो मुद्दे जहां पर दोनों देश साथ में काम करेंगे। अब इतना महत्वपूर्ण देश हम लोगों के लिए तो सवाल बनने की संभावनाएं हैं, और अगर क्वेश्चन देखे जाए कि क्या पूछा जा सकता है, सो तथ्यात्मक आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 में भारत सिंगापुर में कूटनीतिक संबंधों का कितना वर्ष पूरे हो गए, कि हाउ मेनी इयर्स, डिप्लोमेटिक इयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहीं से अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सिंगापुर किस भारतीय शहर में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये लिया गया है चेन्नई में। सो चेन्नई शहर जो है, चेन्नई में भारत और सिंगापुर मिलकर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने का निर्णय लिया। वहीं अगर आगे बात की जाए बच्चा, तो एक नाम है आपका ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर का।
जिसके किसके बीच में प्रस्तावित है। तो दो पोर्ट इसमें डिसाइड किए गए। एक पोर्ट डिसाइड किया गया है आपका सिंगापुर पोर्ट, और सिंगापुर पोर्ट के साथ में निर्णय जो है वो मुंबई पोर्ट में। सो मुंबई और सिंगापुर पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए GDSC ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर जो है वो आपस में काम करेंगे। अब ये दो बड़े महत्वपूर्ण इवेंट जहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं है। मेंस में अगर देखें बेटा तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, India-Singapore relations have transformed into a comprehensive strategic partnership that align with India's Act East policy and Indo-Pacific vision, discussed with reference to the recently adopted roadmap for bilateral cooperation. भारत सिंगापुर संबंध अब एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी CSP में परिवर्तित हो गए, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाल ही में अपनाए गए रोडमैप के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये वो हिस्से है बच्चा जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है। हम अलग हो जाते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे अगर बात करें तो अगले मुद्दे पर बढ़ते, अगली न्यूज को कवर करते हैं। एंड द न्यूज इज फ्रॉम अगेन PIB। सो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से यह बताया गया कि इंडिया डेवलप्स अ रेयर रेफरेंस मटेरियल फॉर एनहांसमेंट ऑफ एंटी डोपिंग टेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में, खेल जगत में अगर बात की जाए तो डोप टेस्ट काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि कोई खिलाड़ी जो है वो कोई मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तो नहीं ले रहा, ड्रग तो नहीं ले रहा, और उसको लेकर अलग अलग तरह की चीजें जो है वो प्रस्तावित की जाती है। भारत पहली बार एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में आया है जिसको डेवलप किया गया है निप, गुवाहाटी और NDTL के कोलैबोरेशन के साथ। तो आइए इस न्यूज को एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर के बारे में बहुत सारे डिलेमास बाजार में हैं। हर व्यक्ति अलग तरह से करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहता है। कुछ सच्चाई आपको याद रखनी पड़ेगी, सारी न्यूज याद नहीं रखी जा सकती। आपको बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। बाकी आप एज जनरल न्यूज़पेपर पढ़ते चलिए, वो अलग बात हो जाती। बार बार सिर्फ हम MCQ के पीछे भागते चले जाएं और लगभग रोज 1 से 1.5 घंटा सिर्फ वीडियो पर दे, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। वीडियो आपके लिए सब्स्टिट्यूट का काम करता है, एक एडिशनल सब्स्टिट्यूट, जहां आप उस डिफिशियंसी को खत्म कर दे। बाकी अगर आप उस चीज में एनरिचमेंट चाहते हैं तो आपको एक रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो करना पड़ेगी, जिसके लिए कल्पाक्ष अपने टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप करंट अफेयर चैनल है वहां पर द हिंदू के एनालिसिस के साथ में द हिंदू की न्यूज जो है उनको सिंप्लीफाइड कर आप तक पहुंचाता। जो लोग उससे नहीं जुड़े हुए हैं वो कल्पाक्ष के ऑफिशियल नंबर जो नीचे भी दे रखे हैं वहां पर संपर्क करके क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम ये भी आप तक पहुंचा देंगे, और ये चीज डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते न्यूज को देखते हैं। की पॉइंट्स अगर इस न्यूज के बारे में बात करें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो कहा है कि भारत ने एंटी डोपिंग परीक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। NIPER गुवाहाटी और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने नई दिल्ली ने मिलकर उच्च शुद्धता वाला रेफरेंस मटेरियल जिसका नाम है आपका मेथेडाइनियन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM विकसित किया है। अच्छा, ये रेफरेंस मटेरियल या दवाओं मेटाबोलाइट्स का शुद्ध और वैज्ञानिक रूप में परिभाषित रूप होता है जो डोपिंग जांच की सटीकता सुनिश्चित करता है। विश्व स्तर पर केवल 4 से 5 निर्माता ही जो है वो रेफरेंस मटेरियल तैयार करते हैं, इसलिए बड़े दुर्लभ और महंगे होते हैं, बड़े कॉस्ट होते हैं। सो नीपर और NDTL ने मिलकर 22 रेयर रेफरेंस मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जिनमें से 12 पहले ही बन चुके हैं। अब अभी वर्तमान में आपका सबसे बड़ा जो है वो क्या है, मेथेनाडाइनियन LTM अभी तक दुनिया में कहीं व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जो भारत द्वारा शुरू किया गया है। यह कदम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों 450 से ज्यादा की जांच क्षमताओं को मजबूत करेगा और भारत को वैश्विक एंटी डोपिंग नेटवर्क में अग्रणी भूमिका जो है वो दिलाएगा। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में माना जा सकता है। अब यहां से सवाल देखे जाए बच्चा तो पूछा जा सकता है आपसे, तथ्यात्मक भारत ने हाल ही में विकसित किया गया रेयर रेफरेंस मटेरियल मेथानाडियन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट किस क्षेत्र से संबंधित है? रेफरेंस मटेरियल का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के साथ किया जाता है? अब ये भी वो चीज है जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। हम आपके लिए अलग हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट अगर इस चीज का लेना चाहें आप ले सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज की तरफ। अगली बड़ी न्यूज जो निकलकर फिर हमने PIB के सोर्स से आप तक लाए हैं, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया रैंकिंग 2025 जो है उसे लॉन्च किया। भारत की लगभग 14,000 इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी
पार्टिसिपेशन के बाद में तैयार किया गया ये रैंकिंग, जहां ये बताता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन भारत की सर्वोत्तम या सर्विस पोजीशन पे आते हैं। कंपटीशन इंस्टीट्यूशन के बीच में लाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो इसके तहत जो डाटा जारी किया गया वो डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीज वहां से आती है। सो बेसिक चीज, भारत रैंकिंग 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया। यह रैंकिंग राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत तैयार की जा रही है, जिसकी शुरुआत 2015 से हुई थी और पहली बार 2016 में जारी की गई। अच्छा, इसमें आईआईटी मद्रास लगातार 7वें वर्ष ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान पर है। आईआईएससी बेंगलोर जो है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी श्रेणी में प्रथम है। आईआईएम अहमदाबाद मैनेजमेंट में प्रथम है और एम्स दिल्ली मेडिकल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अब यहां से क्वेश्चंस जनरली बन सकते हैं और यहां से एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, एनआईआरएफ की शुरुआत 15 में थी और पहली बार 16 में जारी किया गया। इसमें कैटेगरी में 3 डोमेन है, एक तो यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी। 2025 तक विस्तार में 9 कैटेगरी और 8 अलग अलग सब्जेक्ट डोमेन इसमें डाल दिया है। अच्छा, महत्व यह है कि एक तो उनका एक्रीडिशन जो उसको और क्वालिटी बेंचमार्किंग को बढ़ाता है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन को इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन की दिशा में प्रेरित करता है। आप जब देखोगे ना कि भारत में कोई भी बहुत कम इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं, उसके पीछे क्योंकि हम उसके लिए तैयार ही नहीं। जब हम यहां तैयारी कर लेंगे लोकल लेवल पर, तो आगे जाकर और अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद बढ़ जाती है। अब यहां से सवाल देखे जाए बच्चा, तो पूछा जा सकता है आपसे कि भारत रैंकिंग 2025 में ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान कौन सा था? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, आप साथ साथ में आंसर करना चाहें कर सकते हैं। मोबाइल आपका कमेंट सेक्शन आपके पास में उपलब्ध है, और हमें कुछ तारीफ भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, वो मोटिवेशन भी दे देगा और शिक्षक दिवस भी उस उपलक्ष्य में। चलिए शुरुआत करते हैं मेंस के क्वेश्चन की। NIRF National Institute Ranking Framework has evolved into a credible national benchmark that not only ranks institution but also drive quality and innovation. Discuss in the context of India Ranking 205 and its role in realizing the vision of National Education Policy. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चा ये। NIRF अब एक विश्वसनीय राष्ट्रीय मानक बन चुका है, जो केवल संस्थाओं को रैंक नहीं करता बल्कि गुणवत्ता और नवाचार को भी प्रेरित करता है। भारत रैंकिंग 2025 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन की प्राप्ति में इसकी भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चा है आपके लिए, आपको ये लिखना चाहिए और इसका आंसर जो हम तक पहुंचाना चाहिए, हम इसे आपकी जज करके आप तक इसे समझाएंगे। सो ये वो इवेंट्स हैं, ये वो न्यूज है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमको लगती है। हम पहले भी कहे, जरूरी नहीं कि हम रोज 10-20 न्यूज आप तक लेकर आए, क्योंकि अगर वो इररिलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें लाकर सिर्फ हमें कोई टॉप 100 नहीं बनाना दोस्तों। हमें कोई दिन भर न्यूज चैनल भी नहीं चलाना कि हम जबरन की किसी न्यूज को आपके सामने रगड़ते रहे और करंट अफेयर के सेशन को लंबा करते रहे। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी पार्ट से था एंड द लास्ट आपका पार्ट, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन विच ईयर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1954, बी 1956, सी 1962 एंड डी 1972। आपका करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिएगा। थैंक यू, दैट्स इट।